वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है चैप्टर? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बैंक समाधान विवरण पत्र बोलते हैं। ठीक, अब ये हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बनाते क्यों हैं, इसका क्या यूज होता है और कब बनाया जाता है और कौन बनाता है, और इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेसमैन बनाता है। कोई भी बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस कर रहा है और उसका अकाउंट बैंक में भी है, तो वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। कब बनाता है? एक किसी फिक्स डेट को, 31 मार्च को, 31 जुलाई को, 31 दिसंबर को, ऐसे करके वो अपना एक डेट फिक्स रहता है, उस डेट को हमेशा बनाता है। क्यों बनाता है? जब भी बैंक का बैलेंस हमारे कैश बुक के बैलेंस से, हमारे कैश बुक में जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है, वो बैलेंस हमारा बैंक के पासबुक में भी शो करना चाहिए। अगर वो शो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसके मिलान करने के लिए, क्यों बराबर नहीं है, ये जानकारी लेने के लिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन छूट गया है और कौन सा ट्रांजैक्शन एक्सेस लिखा गया है, एंट्री हो गया है, इन सभी चीज को जांच करने के लिए, पकड़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, विवरण पत्र है। ये कोई अकाउंट नहीं है, इसमें कोई डेबिट के और क्रेडिट के रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं। ना ही ये कोई नॉमिनल अकाउंट है, ना रियल अकाउंट है, ना ही पर्सनल अकाउंट है। पर हर बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत ज्यादा बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते करते कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो बैंक में आगे पीछे डेट को एंट्री हो रहे हैं, या हमारे कैश बुक में कहीं ना कहीं आगे पीछे एंट्री हो रहे हैं, या छूट जा रहे हैं लिखने में। ठीक है ना, उसी तरह से बैंक में भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक का बैलेंस और हमारे पासबुक का बैलेंस, हमारे कैश बुक का बैलेंस, बैंक बैलेंस, और पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों मैच नहीं होता है। इसलिए हम लोग बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं और उसकी एंट्री, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हमको देखना है। ये प्रिपेयर करने के लिए हम लोग दो मेथड अप्लाई करते हैं, एक बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। या तो पासबुक का बैलेंस को हम लोग बेस मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हमारे अपने कैश बुक का जो बैलेंस है उसको बेस मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, जब कस्टमर अपने पास कैश बुक का बैंक बैलेंस है उसको बेस मान करके जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है तो क्या करता है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, रीजन होते हैं, जिससे कि बैंक का बैलेंस हमारे कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उसको फॉर्मेट बनाते हैं, एक सीरियल नंबर का, पर्टिकुलर का, एक प्लस आइटम और एक माइनस आइटम का। ठीक है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक प्रोफार्मा बनाते हैं। कई लोग यहाँ पे डिटेल और अमाउंट का ही बनाते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रिपेयर करने का तरीका है कि प्लस आइटम और माइनस आइटम का कॉलम बनाता हूं, और उसके बाद इसी मेथड से आपके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब बिजनेसमैन का अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस को बेस मान करके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे। डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में, क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम में लिखते हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उसको हम लोग सर प्लस आइटम में लिखते हैं। अब देखिए हमारा बैलेंस जो है वो डिफरेंट होने का रीजन क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन किया और कैश बुक में एंट्री किया, उसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई, या वहां पासबुक में कोई चीज की एंट्री हुई है, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना। तो मेन मेन जो एग्जाम्पल होते हैं, जो कि कैश बुक में लिखा गया है तो पासबुक में नहीं, या पासबुक में लिखा गया है तो कैश बुक में नहीं लिखा गया है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो मेन मेन एग्जाम्पल होते हैं, मैं उसको लेके आ रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ऐड किए जाते हैं कुछ आइटम और कुछ आइटम लेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐड आइटम कौन कौन से होते हैं। नंबर वन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
फॉर बैंक, या फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये भी लिख सकते हैं, फॉर बैंक या पेमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक या पेमेंट। मैंने एक कस्टमर को, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं किसी पर्सन को एक चेक इशू कर दिया 1000 का कि ले जाओ आप बैंक से पैसा ले लेना, और उसने क्या किया है कि बैंक से पैसा जाके अभी जिस डेट को हम लोग स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं उस डेट तक चेक प्रेजेंट नहीं किया है, चेक से पेमेंट नहीं लिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने तो कैश बुक में पैसा माइनस कर लिया है लेकिन पासबुक में पैसा माइनस नहीं हुआ है। तो हम बेस जब कैश बुक मान रहे हैं अपना, तो हम लोग को क्या देखना है, अगर बैंक में किसी कारण से पैसा बढ़ रहा है या बैंक में ज्यादा है तो हम भी अपने कैश बुक में पैसा बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे, और बैंक में पैसा कम हो रहा है तो हम लोग भी कम कर लेंगे। तो पैसा बैंक में बढ़ेगा तो हम भी बढ़ाएंगे, बैंक में पैसा कम होगा तो हम भी कम करेंगे। बस ये फंडा हमको याद रखना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहां पे मैंने एक चेक इशू किया है लेकिन उसने जाकर के बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं किया है। तो मैंने क्या किया है, अपने कैश बुक में पैसा माइनस कर लिया है, लेकिन बैंक से पैसा माइनस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो बैंक में पैसा माइनस नहीं हुआ, बैंक में पैसा ज्यादा है तो हम भी क्या करेंगे, उसको ज्यादा कर लेंगे, मतलब कि ऐड करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट या बैंक लिखा हो, या चेक इशू किया है बैंक से कैश नहीं हुआ है, तो उस आइटम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक या फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट है और बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया। लेकिन हमारे कैश बुक में तो उस बात की एंट्री नहीं हुई है। जब कैश बुक में उस बात की एंट्री नहीं हुई है तो कैश बुक में पैसा हमारा बैलेंस शो कम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में बराबरी लाने के लिए क्या करेंगे, बैंक में पैसा बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे। तो यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक को हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे, ऐड कर लेंगे। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय द बैंक। अब यहां पे क्या हो रहा है कि कोई डिविडेंड या किसी और प्रकार का हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है या शेयर मार्केट में पैसा लगाया है या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे हमको कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं हमारे बैंक में, हमारे बैंक को रिसीव हो रहा है। तो बैंक में तो पैसा हमारा इंक्रीज हो गया, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारे कैश बुक में वो पैसा का एंट्री ही नहीं हुआ है। तो हमारा कैश बुक वो बैलेंस कम शो करेगा। तो हमारे कैश बुक में पैसा कम है लेकिन बैंक में पैसा बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, हम भी उसको बराबर करने के लिए पैसा बैंक में ऐड करेंगे, बढ़ा देंगे। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस आइटम लिखेंगे। तो डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय द बैंक क्या करेंगे हम लोग, प्लस आइटम में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक। कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। कोई कस्टमर है, उससे हमको कुछ पैसा लेना है, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, या तो फोन पे कर दिया या चेक से पेमेंट कर दिया, या जैसे भी करके हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, तो हमारे बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया, वहां पैसा बैंक में बढ़ गया, लेकिन उसकी एंट्री तो हमारी कैश बुक में नहीं हुई है, तो यहाँ पे बैलेंस कम शो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग उसको बढ़ा देंगे। बैंक में पैसा बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड आइटम में लिख। ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड आइटम में लिख देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या है, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई चेक हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने कलेक्ट भी किया, उसको क्रेडिट भी कर दिया, बैंक में पैसा बढ़ा भी दिया, लेकिन हमारे कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है। तो बैंक में पैसा तो बढ़ गया, तो बैंक में इंक्रीज हो गया पैसा, लेकिन हमारे कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुआ है, तो कैश बुक में क्या है, पैसा हमारा कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ गया तो हमको भी बढ़ाना होगा, तो हम भी क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ऐसे आइटम को हम लोग चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक को हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग
प्लस आइटम में लिखेंगे। तो ये आपको बात समझना है कि 5 आइटम जो होते हैं प्लस आइटम में लिखे जाते हैं। सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक या पेमेंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या क्रेडिटेड बाय बैंक, डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय बैंक, और डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, और चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आइटम जो होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइटम में लिखते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग माइनस आइटम में क्या लिखते हैं। माइनस आइटम में हम लोग क्या लिखते हैं, लेस करेंगे। नंबर 1, चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। बिजनेसमैन ने क्या किया, एक चेक डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया बैंक में, तो उसने तो अपने कैश बुक में एंट्री किया कि बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, तो उसके कैश बुक में पैसा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक में अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ है और कलेक्ट नहीं हुआ है या क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वहां पे पैसा क्या हो रहा है, बैंक में पैसा कम है। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस आइटम में लिखेंगे, वो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट एट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, ये क्या हो जाएगा, माइनस आइटम में लिखा जाएगा। हमने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा बैंक में और हमने अपने कैश बुक में उसको एंट्री कर लिया, तो हमारे कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो ज्यादा शो करेगा, लेकिन बैंक में उसकी एंट्री नहीं हुई है तो वहां पे बैंक बैलेंस कम शो करेगा। तो हमको बैंक की बराबरी करने के लिए, वहां पैसा कम है तो हम भी पैसा कम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेज इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। नंबर 2 क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने कोई चार्ज लगाया है, बैंक चार्जेस, जैसे एटीएम का चार्ज लग गया, चेकबुक का चार्ज लग गया, या और ऐसी कई सारी फैसिलिटी हम जो लेते हैं, बैंक उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज काटता है, डिडक्ट कर लेता है हमारे अकाउंट से। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज बैंक डेबिट कर रहा है हमारे बैंक के पासबुक से, तो वहां पे बैंक में पैसा कम हो जा रहा है। तो बैंक में पैसा कम हो गया, लेकिन हमारे कैश बुक में उसकी हम एंट्री नहीं किए हैं, तो वहां तो पैसा ज्यादा है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक में पैसा कम हुआ तो हम भी उसको कम करेंगे। तो इस आइटम को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, ये कहां जाएगा, माइनस आइटम में जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक को हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये पेमेंट टाइम टू टाइम कर दोगे, उसके लिए हमने ऑटो डेबिट फॉर्म फिलअप कर दिया है। जैसे हम लोग इंश्योरेंस करा लिए या कोई गाड़ी परचेज किए हैं, उसका ईएमआई के लिए हमने फॉर्म भर दिया है, उसका प्रोसीजर पूरा कर दिया है, तो डायरेक्ट बैंक क्या करेगा, उसके ड्यू डेट के दिन हमारे अकाउंट से पैसा माइनस करके, डिडक्ट करके वहां पेमेंट कर देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर देगा, या हमारे गाड़ी का ईएमआई पेमेंट कर देगा, या हमने कोई पर्सनल लोन लिया है उसका पैसा डायरेक्ट हमारे अकाउंट से डिपॉजिट, डायरेक्ट हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो वहां पैसा बैंक में माइनस हो गया, कम हो गया, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में पहले पैसा माइनस हो गया, तो हमको कैश बुक में पैसा माइनस करना पड़ेगा, उसकी एंट्री तो हमने कैश बुक में किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पे हमको उसको भी कैश में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, यहाँ पे बैंक से पैसा डायरेक्ट डिडक्ट हो चुका है, तो बैंक में पैसा कम हो गया है, तो इसको हम भी माइनस आइटम में लिखे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। अब हमने एक चेक इशू किया, किसी को दे दिया, और वो जाके बैंक से पेमेंट भी निकाल लिया। हमने किसी पर्सन को एक चेक काट के दे दिया बिजनेसमैन ने, और वो जाकर के बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की। तो कैश बुक में पैसा तो माइनस नहीं हुआ, कैश बुक में पैसा ज्यादा है, लेकिन बैंक में पैसा कम हो गया। तो बैंक में पैसा कम हो गया तो हमको भी कम करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। चेक डिपो इशूड बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। लास्ट, चेक हमने डिपॉजिट किया, किसी से चेक मिला था, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में तो पैसा एंट्री कर लिया और हमारे कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो करने लगा, लेकिन बैंक से वो डिसऑनर्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया, किसी भी कारण से बैंक को क्रेडिट नहीं हुआ। तो वहां पे क्या होगा, बैंक में पैसा कम है तो हमको भी कम करना पड़ेगा। तो जब बैंक में पैसा
बढ़ा नहीं, वहां पैसा कम है तो हम भी उसको कम करेंगे, तो उसको कहां लिखेंगे, माइनस आइटम में। तो क्या करेंगे हम लोग, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। शॉर्ट में हमने बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक, हम बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि अपने कैश बुक के बैलेंस के को बेस मान करके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, स्टेटमेंट बनाएगा, तो ये सारे आइटम प्लस होते हैं और ये सारे आइटम माइनस होते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैंने बता दिया कि ये 5 आइटम प्लस होते हैं और ये 5 आइटम माइनस होते हैं जनरली। इसके अलावा भी कुछ आइटम होते हैं, लेकिन मैंने 5 आइटम में ही इसको कवर करने का कोशिश किया है। अब ये मान के चलते हैं कि अगर वो क्या कर रहा है, बिजनेसमैन जब अपना स्टेटमेंट बना रहा है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तब वो अपना कैश बुक का बैलेंस को बेस नहीं मान रहा है। अब वो बेस किसको मान रहा है, पासबुक को। बैलेंस एज पर पासबुक कर रहे हैं अगर वो, तो कुछ नहीं करना है, हमारा कॉलम ऐसे ही बनेगा, सब कुछ ऐसा रहेगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक यहां हो जाएगा, पासबुक, और ये जितने प्लस वाले आइटम है ये सब माइनस हो जाएंगे, और जितने भी माइनस वाले आइटम है ये सब के सब प्लस आज हो जाएंगे। क्यों कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पासबुक को बेस मान रहे हैं। तो हमारे कैश बुक में अगर पैसा प्लस हुआ है तो हम पासबुक में भी प्लस करेंगे, और माइनस हुआ है तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो जस्ट अपोजिट यहां पे होगा। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो ये आइटम प्लस होते हैं और ये आइटम माइनस होते हैं, और पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो जो आइटम हमने प्लस किए थे वो माइनस हो जाएंगे, और माइनस वाले आइटम सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक था, और बैलेंस एज पर पासबुक के लिए जस्ट आपको यही काम अपोजिट करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद मैं एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको इसी बेस पे, केवल यही एक फॉर्मूला, एक यही बेस पे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और या कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मेरे को भेजेंगे।